हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फॉर क्लास 9th. तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में दो वर्ड्स पढ़ रहे हो आप. एक पढ़ रहे हो नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा पढ़ रहे हो वाइल्ड लाइफ. तो हम इसमें पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन की जो पाई जाती हैं इंडिया में, और वाइल्ड लाइफ भी जो इन नेचुरल वेजिटेशन में किस तरह की वाइल्ड लाइफ यानी जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ ट्रीज, bushes, grasses, birds in the field and parks in around your school? Are they similar or there are variations? India being a vast country, you can imagine the types of bioforms available throughout the country. तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपके स्कूल के आसपास कई कई जगह झाड़ियाँ हैं, कई जगह घास है, कई जगह आप बर्ड्स को देखते हो, कुछ पार्क हैं. तो ये जो है अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन है जो आपके आसपास है. तो इसी तरह से आप देखते होंगे कि जब भी हम किसी और दूसरी जगह जाते हैं तो वेरिएशन देखने को मिलती है, काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है. तो इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, इसीलिए इस कंट्री में बहुत सारे बायोफॉर्म्स में वेरिएशंस देखने को मिलती है. बहुत सारे टाइप ऑफ वेजिटेशन मैं बोलूँगी देखने को मिलती है हमें थ्रू आउट द कंट्री. आर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड. तो अगर मैं भारत की बात करूँ तो 12 जो बायोडाइवर्स कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया आता है. और यहाँ पर टोटल 47,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं. टोटल अगर स्पीशीज़ की बात करें कि कितनी तरह के पौधे पाए जाते हैं इंडिया में, तो वो कितने हैं? 47,000. तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारा वेरिएशन है इंडिया में प्लांट स्पीशीज़ को लेकर और एनिमल स्पीशीज़ को लेकर. इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी. तो एशिया की अगर बात करें तो एशिया में इंडिया का 4th प्लेस है, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 10th प्लेस है इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी में, यानी जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनकी डाइवर्सिटी में. विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जितने पाए जाते हैं वर्ल्ड में, उसका 6% इंडिया में वो स्पीशीज़ मिलते हैं. World's total number of flowering plant, the country has many known flowering plants such as ferns, algae and fungi. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिस पे कोई हमें फ्लावर या कुछ ऐसा फल देखने को नहीं मिलता. तो फंगी, एल्गाई और फर्न्स जो है कुछ ऐसे ही प्लांट्स के नेम हैं, सच एज ferns and algae and fungi. India also has approximately 90,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल. तो भारत जो है जितना डाइवर्स अपनी वेजिटेशन को लेकर है उतना ही डाइवर्स भारत एनिमल्स को लेकर भी है. तो इंडिया में 90,000 अलग अलग स्पीशीज़ पाई जाती हैं एनिमल्स की, एज वेल एज अ रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मेराइन वाटर. तो फ्रेश वाटर की फ़िशेज़ भी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं फ़िशेज़ की इंडिया में, फ्रेश वाटर फ़िशेज़ की, और मेराइन वाटर में जो रहती है फ़िशेज़ उनकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती हैं. नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में. तो एक बार फिर से डेफिनेशन आ गई है यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की. क्या है वो? इट रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी. प्लांट कम्युनिटी को कहेंगे कौन सी प्लांट कम्युनिटी? विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, जो अपने आप उगी है विदाउट ह्यूमन एड, यानी ह्यूमन की कोई हेल्प उसे नहीं मिली है. हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसको एज इट इज़ छोड़ा हुआ है. ह्यूमन ने उसमें कोई उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सॉइल की या फिर प्लांट को ग्रो करने के लिए किसी भी तरह का अपना कोई हेल्प नहीं दी है. वो नेचुरली ग्रो हुई हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, और उनको क्या कह सकते हैं? वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं. दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट ऑर्चर्ड्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. तो जितने भी हम कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं
वो उगाते तो हैं, हम फ्रूट्स उगाते हैं या बाग में कुछ भी उगाते हैं, बट दे आर नॉट कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। उसमें हम खेत तैयार करते हैं, पौधे को बार बार देखते हैं, जो वीड्स हैं वो निकालते हैं, फर्टिलाइज़र्स देते हैं, तो उसमें बहुत सारी मेहनत हम करते हैं। तो जिसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस हो उसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोला जाता। जबकि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, विच ग्रो ऑन देयर ऑन। द टर्म फ्लोरा इज़ यूज टू डोनेट प्लांट अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। तो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा से यहाँ फ्लावर से मीनिंग नहीं है, ये प्लांट लाइफ को हम फ्लोरा बोलते हैं। तो फ्लोरा इज़ यूज टू डोनेट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को क्या कहेंगे हम, फ्लोरा, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में ग्रो हुए हैं। सिमिलरली द स्पीशीज़ ऑफ एनिमल आर रेफर टू एज फौना, और जो एनिमल स्पीशीज़ हैं किसी भी प्लेस की उसको हम बोलेंगे फौना। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब मैंने कहा था कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है इस फ्लोरा और फौना को लेकर। फ्लोरा यानी प्लांट लाइफ और फौना यानी एनिमल लाइफ। तो क्यों है ये डाइवर्सिटी, उसके क्या क्या फैक्टर्स है, किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है ये डाइवर्सिटी, लेट्स टॉक अबाउट देम। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है मेजर फैक्टर रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट है लैंड के बारे में रीड करेंगे हम। लैंड कैसे अफेक्ट डालती है, लैंड अफेक्ट्स नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली भी उसका असर होता है और इनडायरेक्टली भी कैसे। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस प्लेटो और प्लेन्स एरिया और इन ड्राई और वेट रीजन्स। तो हम देखते हैं कि कुछ एरिया इंडिया में माउंटेन्स हैं, कुछ एरिया में डेजर्ट है, कुछ कोस्टल रीजन्स हैं, कुछ प्लेटोज़ हैं। तो क्या इन सभी एरिया में एक ही तरह के वृक्ष पाए जाते हैं या एक ही तरह की खेती होती है? तो जवाब आएगा नहीं। तो द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जिस तरह की लैंड होती है डेफिनेटली उसका असर किस पे पड़ता है, नेचुरल वेजिटेशन पे। द फर्टाइल लेवल इज़ जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। जितना भी फर्टाइल लैंड होगा उसको एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का वो जाना जाता है अपनी फर्टिलिटी को लेकर, और वहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स को उगाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्ट में बिल्कुल कुछ ग्रो ही नहीं होता है। दूसरे पार्ट में दूसरी फसलें उगाते हैं हम, बिकॉज दे आर नॉट एज मच फर्टाइल एज द नॉर्दर्न प्लेन्स आर। द undulating and rough terrains are areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife। तो जो दूसरे रफ टेरेन्स हैं वहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ ज़्यादा होती है। वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ्स आर देयर। ऑब्वियसली जो जानवर जो है बड़े बड़े पेड़ों पे रहते हैं या वृक्षों में या फॉरेस्ट एरिया में जिन्हें रहना पसंद है वो कभी आपको डेजर्ट में नहीं देखने को मिलेंगे, और जो डेजर्ट में रहते हैं एनिमल्स वो आपको जो है फॉरेस्ट एरिया में नहीं देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है सॉयल। सॉयल किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन पर असर डालती है। द सॉयल्स आल्सो वेरी ओवर स्पेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल प्रोवाइड बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अब ये तो है ही कि अगर कोई प्लेन एरिया है, माउंटेन्स हैं, तो उसका असर पड़ेगा, उसके स्लोप का असर पड़ेगा, किस तरह का हमें मैं कहूँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है कोई भी वेजिटेशन उगने के लिए, उसका असर पड़ेगा। उसके बाद है वहाँ की सॉइल का टेक्सचर कैसा है, क्या वहाँ बहुत ही लूमी सॉइल है या वहाँ पे बहुत ही सूखी रेत है। तो इन चीज़ों का असर भी पड़ता है वेजिटेशन पे। सॉइल प्रोवाइड बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। द सैंडी सॉइल्स ऑफ डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। तो अगर हमारी सॉइल जो है वो सैंडी होगी तो वहाँ पे क्या उगेगा, कैक्टस और कांटेदार झाड़ियाँ। वाइल वेट मार्शी डेल्टेटिक सॉइल सपोर्ट मैनग्रोव्स एंड डेल्टेटिक वेजिटेशन। डेल्टाज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे मैनग्रोव्स ट्रीज़ उगेंगे और डेल्टाज़ में जो वेजिटेशन पाई जाती है वो उगेगी। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज़। जो हिल स्लोप्स हैं उन पे कोन के आकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट की। फर्स्ट हमारा फीचर था रिलीफ, वो हमने पढ़ा है। उसके बाद हम आए हैं क्लाइमेट पे कि क्लाइमेट किस तरह से असर डालता है नेचुरल वेजिटेशन पे। तो क्लाइमेट का आगे सब टॉपिक जो है फर्स्ट वो है टेम्परेचर। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटर्मिन्ड बाय द टेम्परेचर अलॉन्ग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल।
तो टेम्परेचर डेफिनेटली, टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर जो हम फील करते हैं, एयर का जितना टेम्परेचर है वो टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद इसमें डिटरमिन होता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, यानी एयर में कितनी नमी है, प्रेसिपिटेशन का रेशो क्या है, रेनफॉल कितना होता है, और ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड हिल्स ऑफ पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 9-15 meters the fall in the temperature affect the type of vegetation and its growth। अगर हम हिमालय की बात करें, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वेजिटेशन जो है वो चेंज होगी। जिस तरह से हम हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर फॉल होगा और वेजिटेशन भी चेंज होगी। तो टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड एल्पाइन वेजिटेशन। तो जो है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा और एल्पाइन टाइप की वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगी। तो जो ट्रॉपिकल जो वेजिटेशन थी वो सब ट्रॉपिकल बन जाएगी अगर हम और लोअर टेम्परेचर में अगर हम जाएंगे तो। उसके बाद है फोटो पीरियड और सनलाइट कितनी आती है उस एरिया में। आपको मालूम है कि जो प्लांट लाइफ है वो सनलाइट में ही अपना खाना बना सकती हैं, ये आपने साइंस में पढ़ा है। तो अब सनलाइट कितनी ज़रूरी है, द वेरिएशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ डे। अब ये डिपेंड करता है कि उस प्लेस का लैटिट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, वहाँ पे सीज़न कौन सा है और ड्यूरेशन कितना है डे का। क्या ज़्यादातर जो है सूर्य निकलता है दिन में या फिर जल्दी छिप जाता है, इस बात का भी असर पड़ता है कि वहाँ पे सनलाइट कितनी आएगी। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्री ग्रोज फास्टर इन समर। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन है तो समर में ट्रीज़ जो है वो जल्दी से बड़े होते हैं। उसके बाद बात आती है प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है कि क्या होता है किसी प्लेस पे। इन इंडिया आलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज़ ब्रॉट बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। पिछले क्लाइमेट चैप्टर में आपने रीड किया है कि इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून के ज़रिए बारिश आती है और रीट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून है इंडिया का। एरियाज़ ऑफ heavy rainfall have more dense vegetation as compared to areas of less rainfall। obviously जिन एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पर हमें ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगी और जिन एरिया में रेनफॉल नहीं होगा तो वहाँ पर लेस जो है हमें वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो आज के पार्ट में इतना ही। होपफुली आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye. Thank you very much for listening me.